हाँ दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे क्या? कॉनिफेरस प्लांट, कॉनिफेरस पादपों के बारे में पढ़ रहे थे। और ये कॉनिफेरस पादप किससे समानता रखते हैं? अनावर्तबीजी पादपों से। कौन से पादपों से? अनावर्तबीजी पादपों से। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि अनावर्तबीजी पादप होते क्या है? क्या होते हैं अनावर्तबीजी पादप? ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई आवरण ना हो, कोई आवरण नहीं पाया जाता, उन्हें अनावर्तबीजी पादप कहते हैं, या जिम्नोस्पर्मी भी पादप भी कहा जाता है। क्या? जिम्नोस्पर्मी पादप। ये किसका शब्द है? इंग्लिश। तो बात करते हैं अपन टैक्सेल्स प्लांट की। ये कॉनिफेरस पादप का क्या है? गण है टैक्सेल्स। टैक्सेल्स पादप जो टैक्सेल्स पादप है, ये इसमें सिर्फ ये टैक्सेसी कुल है और टैक्सस का सिर्फ एक ही प्लांट रखा गया है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। और वो किसके समान समानता रखता है? अनावर्तबीजी पादपों के अंदर ही है और इनसे अधिक समानता रखता है इन पादपों की। तो हेडिंग लगा लो टैक्सेल्स पादप। और इसमें लिखो, इसमें एक कुल टैक्सेसी, इसमें एक कुल टैक्सेसी व एक वंश टैक्सस को रखा गया है। टैक्सस को रखा गया है। स्पीड सही है? हाँ, आगे बढ़ो, आगे लिखो टैक्सेसी। लक्षणों में लिखना है, लक्षण में हेडिंग लगाओ। लक्षण से पहले लक्षण में लिखना है टैक्सेसी प्लांट हमेशा हरित रहते हैं। कोष्टक में लिख देना सदाबहार। हमेशा हरित रहते हैं, कोष्टक में लिख देना सदाबहार। होते हैं जो अत्यधिक शाखित व काष्ठीय झाड़ी के रूप में, अत्यधिक शाखित व काष्ठीय झाड़ी के रूप में। अब आपको सभी को पता है दोस्तों कि प्लांट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला कौन सा है? सर्ग या वृक्ष जड़ी, नहीं, वृक्ष सूप और हर्ष या शाकीय प्लांट जिन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकीय पादप। ये तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। वृक्ष तो आपको पता है, पेड़ हो गए बड़े विशालकाय, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो किसके रूप में हो गए? वृक्षों के रूप में। जो झाड़ी के समान होते हैं, बेर वगैरह, ये आगे किसके रूप में? झाड़ी के रूप में। नींबू का प्लांट हुआ, जो छोटे प्लांट है वो किसके रूप में होंगे? श्रूप के रूप में। और हर जो शाकीय पादप है, जैसे गेहूं की खेती हो गई, वो कैसा पादप है? शाकीय और कम समय में ली जाती है। छोटे जो प्लांट है, धूप वगैरह हो गई, और सजावटी प्लांट भी किसके रूप में आएंगे? शाकीय पादपों के रूप में ही आते हैं। तो अपन दोस्तों बात करें इसकी टैक्सेसी कुल की, और टैक्सेसी कुल में टैक्सस प्लांट की। तो ये टैक्सस प्लांट कैसा है? शाकीय है और काष्ठीय झाड़ी के रूप में, हमेशा कैसा रहता है? सदा हरित प्रकाश में रहता है, यानी इसकी पत्तियां वगैरह कभी सूखती नहीं है। आगे लिखो, इन पादपों में रेजिन केनाल अनुपस्थित होती है। रेजिन केनाल अनुपस्थित होती है। अब दोस्तों समझना
समझना एक बार ये रेजिन के नाम क्या होती है। रेजिन है गोंद। क्या होता है रेजिन से क्या प्राप्त होता है गोंद। ये गोंद का प्रकार है जो आपने खाया होगा, जैसे बबूल के ऊपर अपने बबूल के साधारण पेड़ आते हैं ना, बबूल, और एक होता है उसका ये खेजड़ी की तरह होता है ना, खेजड़ी की तरह होता है। एक तो खेजड़ी के ऊपर भी होगा, लेकिन कब होगा शीशम का, शीशम के प्लांट के ऊपर। तो ये रेजिन कहां से निकलता है, पादपों के तने से, पादपों के तने व शाखाओं से, तने व शाखाओं से निकलेगा। और कैसा होगा, लसलसा पदार्थ होगा, लसलसा, जो बाहर हवा के संपर्क में आते क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, हवा के संपर्क से कठोर हो जाता है। और अपने को क्या प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है। उसका उपयोग दवाइयों के रूप में, और घरों में सर्दियों के टाइम लड्डू वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज लेते हैं ना अपन, लाल बूंद, सफेद बूंद, ऐसे। वो कहां से प्राप्त होता है, सभी रेजिन जिन पादपों पाई जाती है वृक्षों में उनमें। लेकिन जो ये रेजिन है इस टैक्सेसी में तो नहीं पाई जाएगी, लेकिन जो पॉलीफेरस अधिकतर पादप है उन सभी में रेजिन के नाल पाई जाती है, जिससे गोंद का या लसलसे पदार्थ का स्राव होगा, उनसे गोंद प्राप्त किया जाएगा। आगे लिखो, काष्ठ सघन दारू होती है। दोस्तों काष्ठ इसकी कैसे होती है, सघन दारू। सघन दारू को इंग्लिश में बोलते हैं पिक्नोजाइलिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिक्नोजाइलिक। अब इसको समझिए दोस्तों, पिक्नोजाइलिक क्या होती है। पिक्नोजाइलिक होती है जिसमें जाइलम की मात्रा, वह काष्ठ जिसमें जाइलम की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, जाइलम की मात्रा ज्यादा हो, वह मज्जा रश्मियों व कॉर्टेक्स, क्या कॉर्टेक्स की मात्रा कम हो, उस प्रकार की काष्ठ किसकी कहलाएगी, सघन दारू काष्ठ कहलाती है। यदि काष्ठ कैसे होती है, ठोस और मजबूत होती है। दूसरी एक प्रकार होता है मोनोजाइलिक प्रकार की काष्ठ। कितना तो लिख लो दोस्तों, इसको याद रहेगा आपको, ये काष्ठ हमेशा चलेगी, पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक। एक होता है सरल दारू, ये तो हो गया सघन दारू, और एक प्रकार की होती है सरल दारू काष्ठ। कैसी होती है, सरल दारू काष्ठ, जिसे बोलते हैं इसमें मोनोजाइलिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, मोनोजाइलिक वुड। ठीक है, तो मोनोजाइलिक वुड में क्या होता है, जो जाइलम होता है दोस्तों, जाइलम कम मात्रा में होता है। क्या होता है, जाइलम में कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। दूसरा मज्जा रश्मियां व कॉर्टेक्स अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होता है, जिससे लकड़ी कैसी होगी, कमजोर होगी। ये लिख लो उसका। अब आगे लिखो, स्टार लगा के लिखो। टेक्सास प्लांट में या टेक्सास पादप में मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें वृक्ष के पर्रों कलिका शाखा उत्पन्न करती है, जो सल्क पत्रों से ढकी हुई होती है, जो सल्क पत्रों से ढकी हुई होती है, जो सल्क पत्रों से ढकी हुई होती है।
और ये शीर्षस्थ विभज्योतिकी कोशिकाएं रूपांतरित होकर ये शीर्षस्थ विभज्योतिकी कोशिकाएं ही रूपांतरित होकर बीजांड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? बीजांड का निर्माण करती है। जिससे टेक्सस पादप में बीजांड शीर्षस्थ व स्तंभिक होता है। बीजांड शीर्षस्थ व स्तंभिक होता है। शीर्षस्थ का मतलब टॉप के ऊपर और स्तंभिक का मतलब तने के ऊपर स्थित होगा तो स्तंभिक होता है। आगे लिखो, प्रत्येक बीजांड युक्त संरचना अंत समय में गुद्देदार बड़ी प्याले नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है। जिसके केंद्रीय भाग में बीज का निर्माण होता है। जिसके केंद्रीय भाग में बीज का निर्माण होता है। आप लाइन चेंज करके लिखोगे, स्टार्ट लगाओ। टेक्सस बकेटा, ये प्लांट है टेक्सस का। टेक्सस बकेटा की लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। जो झाड़ी नुमा पादप है, झाड़ी नुमा या सूप जिसे बोलते हैं अपन, नुमा पादप है। यह पादप एक लिंगाश्रयी होता है। यह पादप एक लिंगाश्रयी होता है। एक लिंगाश्रयी का मतलब समझिए, नर या जो मादा पादप होंगे वो सिर्फ एक ही प्लांट के ऊपर उपस्थित होंगे। उसे क्या कहेंगे? एक लिंगाश्रयी। और द्विलिंगाश्रयी किसे कहेंगे? जिसमें एक ही प्लांट के ऊपर नरजन्नांग और मादाजन्नांग उपस्थित होते हैं, उसे उभयलिंगी पादप कहा जाता है। कहते हैं आगे जो कंटिन्यू, इस पादप में सिर्फ नर शंकु पत्तियों के कक्ष में लगते हैं। पत्तियों के कक्ष पर लगते हैं। जिसके आधारीय भाग में अनेक व्रंतहीन कोरछादी सल्क उपस्थित होते हैं। अनेक व्रंतहीन कोरछादी सल्क उपस्थित होते हैं। लिख लिया। अब अपन एक नए समूह के पादपों का अध्ययन करेंगे। मिटोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा अपना हो गया। कोनिफेरा तो पादप हो गए। अब हेडिंग लगाएं मिटोप्सिडा।
हेडिंग लगाओ निटोप्सिडा, निटोप्सिडा। इसकी सबसे जो पहली महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो आवर्तबीजी अनावर्तबीजी पादप हैं, इसके सबसे निकट माना गया है निटोप्सिडा जो पादप हैं उनको। और इसकी कितने 3 गण है। कितने गण है इसके? 3 गण है। पहला है निटेल्स, फर्स्ट है निटेल्स, निटेल्स। दूसरा है वेल्विटिशियस, दूसरा कौन सा है दोस्तों? वेल्विटिशियस, वेल्विटिशियस, वेल्विटिशियस लिख लो दोस्तों आप भी। और तीसरा है इफिड्रेल्स, तीसरा कौन सा है? इफिड्रेल्स। ये 3 गण किस तरह के हैं? निटोप्सिडा में। और ये भी कैसा प्रकार के पादप है? सभी अनावर्तबीजी पादप हैं। अब जो हेडिंग लगाओ निटेल्स, निटेल्स पादप, निटेल्स गण। इसमें लिखना है इस कुल में निटेसी, निटेसी को रखा गया है, निटेसी को रखा गया है, निटेसी को रखा गया है, जिसका एकमात्र वंश निटम है, निटम है। अब लिखो लक्षण, हेडिंग लगाओ लक्षण। निटम पादप है, उसके लक्षण कैसे हैं उसके बारे में लिखना है। इसमें लिखो यह पादप कंठलताओं, यह पादप कंठलताओं तथा शोभीय आकार का होता है। इसे पादप की पत्तियां आवर्तबीजी पादपों के समान चौड़े फलक वाली होती है, चौड़े फलक वाली होती है, चौड़े फलक वाली होती है। तो इससे पता चलता है कि अपने को भी जो आवर्तबीजी पादप है उनके पादपों की पत्तियां कैसे होंगी? बड़ी होती है। लेकिन अनावर्तबीजी पादपों की दिक्कत है छोटी या सल्के के रूप में रूपांतरित हुई होती है। तो इसमें क्या है? बड़ी। आगे लिखो तथा इन पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। इन पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। निटेल्स पादप एक लिंगाश्रयी होता है। इन पादपों में जननांग, इन पादपों में जननांग पुष्प स्पाइक रूपी पुष्पक्रम के अक्ष पर
चक्रीय रूप में व्यवस्थित होता है, चक्रीय रूप में व्यवस्थित होता है। इस कुल की 35 जातियां, पाई जाती हैं। कितनी जातियां? 35 जातियां। और यह पादप प्रमुख रूप से मरुस्थलीय स्थानों पर पाया जाता है, प्रमुख रूप से मरुस्थलीय स्थानों पर पाया जाता है। दोस्तों अपने राजस्थान में ये प्लांट विशेष तौर से भी पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो पश्चिमी हिस्सा है वो कैसा है? रेगिस्तान वाला है, तो इसलिए जो एडेप्टेशन है, जो अनुकूल की विशेषता है वो मिलती है। तो अगला हेडिंग लगा लो विल्विट्सियस गण। सेकंड नंबर जो गण है विल्विट्सियस। विल्विट्सियस इसमें लिखो इस गण में केवल एक कुल विल्विट्सियस रखा गया है, जिसका केवल एक ही वंश व एक ही जाति, जिसका केवल एक ही वंश व एक ही जाति। विल्विट्सिया मिराबिलस, विल्विट्सिया मिराबिलस, ये लिख लो दोस्तों। विल्विट्सिया मिराबिलस पाया जाता है, मिराबिलस पाया जाता है, विल्विट्सिया मिराबिलस पाया जाता है। अब देखो लक्षण में लिखो, हेडिंग लगाओ लक्षण, लगा लिया। इसमें लिखो यह पादप दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस पादप का तना लगभग 1 मीटर तक लंबाई का तथा चौड़ाई में गाजर के समान दिखाई देता है। पत्तियों के ऊपर का तना मुकुट कहलाता है। पत्तियों के ऊपर का तना मुकुट कहलाता है तथा जड़ व मुकुट के मध्य का भाग स्टॉक कहलाता है। जड़ तथा मुकुट के मध्य का भाग स्टॉक कहलाता है, जिसके ऊपर दो सम्मुख पत्तियां पाई जाती है। सम्मुख का मतलब आमने सामने जस्ट 2 पत्तियां उपस्थित होंगी तने के ऊपर, और तना इसका कहलाएगा स्टॉक कहलाता है। दोस्तों आगे लिखो
पढ़ पाई जाती है लिपियां जो आधारी विभज्योतक द्वारा अपने जीवन काल में वृद्धि करते रहती है। इसके प्रौढ़ पादपों में पत्तियां अनुदैर्ध्य कांटों के कारण लंबी संकरी व कटी फटी हो जाती है। लंबी संकरी व कटी फटी हो जाती है। इस पादप की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। कैसा शिरा विन्यास पाया जाता है? समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। समांतर शिरा विन्यास कैसा होता है दोस्तों? ये कोई पत्ती है और ये पत्ती की मध्य शिरा और ये समांतर शिरा विन्यास कैसे होता है? जबकि जालिका शिरा विन्यास, ये कोई पत्ती है, ये मध्य शिरा से ये बाहर शाखाएं निकलेंगी और इसे क्या कहेंगे? जालिकावत शिरा विन्यास। और जबकि जालिकावत शिरा विन्यास अभी किस पादप में पाया था? डिटेल्स में हमने देखा। और इसमें यूलिसियस में कैसा पाया जाएगा? शिरा विन्यास एकांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। आगे लिखो, यह पादप एक लिंगाश्रयी होता है। ऐसा होता है दोस्तों, एक लिंगाश्रयी होता है। तथा पुष्पकरण पर्णाधारों के अनुप्रस्थ कांटों से उत्पन्न होते हैं। यानी जैसे पर्णाधार है, यहाँ पे मान लो इस पत्ती लगी हुई है और यहाँ से विकसित होंगे, यहाँ से पुष्प निकलेगा, पुष्प का निर्माण होगा। ये क्या है? आधार है। अब लास्ट अपना जो गण बच रहा है निटॉक्सिडा, वो कौन सा है? एपिड्रस। तो दोस्तों एपिड्रस हेडिंग लगा लो। हाँ, लास्ट जो अपना गण बचा है एपिड्रस, इसमें लिखो, इस गण में केवल एक ही कुल इफिड्रेसी को रखा गया है। इफिड्रेसी को रखा गया है जिसमें केवल एक वंश इफिड्रा पादप होता है। इफिड्रा का पादप होता है। अब देखो लक्षण। इफिड्रा का पादप शाकीय, सूपीय व कंठलता
कंठलता के रूप में होता है। इससे पादप का तना, इससे पादप का तना हरा हरा संघनित पत्तियां होती हैं, जिन पर सल्क पाए जाते हैं, जिनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। इस पादप के तने में द्वितीयक वर्दी, इसे इंग्लिश में सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं दोस्तों, द्वितीयक वर्दी पाई जाती है। इस पादप की काष्ठ में वाहिकाएं, इसे पादप की काष्ठ में वाहिकाएं पाई जाती है, वाहिकाएं पाई जाती है। नर व मादा जनना, नर व मादा जनना स्ट्रोमाइलस में आवृत होता है, आवृत होता है। अगला पॉइंट लिखो, कंटिन्यू। ये पादप एक लिंगाश्रयी होते हैं, ये पादप एक लिंगाश्रयी होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं। आगे लिखो, तथा बीजांड दो आवरणों के द्वारा ढका होता है, तथा इन पादपों में बीजांड द्वार एक लंबी नलिका के रूप में पाया जाता है। इन पादपों में स्त्रीधानियां उपस्थित होती हैं, इन पादपों में स्त्रीधानियां उपस्थित होती हैं। और लास्ट पॉइंट लिख लो, भ्रूण के अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं, भ्रूण के अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं। अब मेरे को बताओ कि जो दो बीजपत्र पाए जाते हैं इन पादपों में, तो उन्हें क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडनी या द्विबीजपत्री। और जिन पादपों में एक बीजपत्र पाया जाता है उन्हें सिर्फ बोलते हैं कोटिलेडनी, और हिंदी में बोले तो एक बीजपत्री पादप। तो इसी के साथ ये चैप्टर